बात करेंगे रिपोर्टर्स लाइव की। और इस रिपोर्टर लाइव कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिर आज अलग अलग राज्यों में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। शुरुआत करेंगे दिल्ली से। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित पचौरी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। रुक करना चाहेंगे राजधानी दिल्ली का, और अजय आपसे जानेंगे कि आखिर दिल्ली की क्या कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आपके पास हैं। पूजा, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से कोरोना के जो केसेस है वो कम घटते नजर आ रहे हैं, वहीं 6,000 से कम होते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो डीडीएमए की एक बैठक होनी है गुरुवार को, जिसमें कि जो स्कूल है और वीकेंड कर्फ्यू है उस पर फैसला लिया जाएगा कि इसको खोला जाए या नहीं खोला जाए, क्योंकि जी। लगातार जिस तरीके से कोरोना के जो केसेस दिल्ली में घटते नजर आ रहे हैं तो दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का, और उधर बच्चों का भविष्य भी इस समय कंगाल, क्योंकि उनके आने वाले फरवरी के मार्च के आसपास में बोर्ड परीक्षा है। तो बच्चों का भी कहना है कि जो स्कूल में पढ़ाई होती है हम पूछ सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है वो हमारे को समझ में नहीं आता। तो देखिए डीडीएमए की जो बैठक गुरुवार को होगी उसमें कोई ना कोई अहम फैसला लिया जा सकता है, ताकि दिल्ली वासियों को, बच्चों को कुछ राहत मिल सके। और वहीं अगर दूसरी बड़ी बात करें तो 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली के अंदर जो मेट्रो स्टेशन, कुछ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे से उनकी पार्किंग को बंद कर दिया है, क्योंकि 26 जनवरी की सुरक्षा को देखते हुए ये नया फैसला लिया गया है। वहीं अगर तीसरी बड़ी बात करें तो मौसम विभाग की अगर बात करें तो देखिए बारिश होने की संभावना कम लगाई जा रही है, लेकिन ठंड जो है वो लगातार बढ़ती आ रही है। माना गया कि 29 जनवरी तक जो ये शीत लहर है, जो मौसम आसमान में जो कोहरा है वो लगातार बनता रहेगा। अभी दिल्ली वासियों को 3 से 4 दिन तक राहत नहीं मिल पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। अंकित पचौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बड़ी खबरें हैं आपके पास मध्य प्रदेश की। प्रदेश की बात करें तो लगातार कोरोना का विस्फोट राजधानी भोपाल और इंदौर में यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। आज की बात करें पिछले 24 घंटे में 9,500 के लगभग कोरोना के नए मामले यहाँ पर दर्ज किए गए। साथ ही साथ एक नया वेरिएंट यहाँ पर मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 मध्य प्रदेश में मिला है। इसमें इंदौर में ही 16 नए संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से 6 सिर्फ बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो स्वास्थ्य विभाग है, जो प्रशासन है, शासन है, उसकी कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ गई हैं। लगातार कोरोना के मामले यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन भी हालांकि सख्त है, लोगों को मास्क लगाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहाँ पर अपील की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के एक नई चिंता यहाँ पर सरकार में है। साथ ही दूसरी खबर की हम बात करें तो आज नरोत्तम मिश्रा ने जो अमेजोन है उस पर, उसके जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR करने की बात यहाँ पर कही है। डीजीपी को मध्य प्रदेश पुलिस के जो हेड हैं उनको यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल जो अमेजोन है वहां पर कपड़े और जूते जिन पे तिरंगा झंडा वाले जो स्टिकर थे वो उन पे लगे हुए मिल रहे थे। इसको लेकर के आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने काफी नाराजगी जाहिर की है और तत्काल डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि जो अमेजोन के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से जो है FIR दर्ज यहाँ पर की जाए। तीसरी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो ठंड का सितम है वो लगातार बना रहेगा, क्योंकि जो उत्तरी हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश में आ रही हैं। साथ ही साथ बारिश होने की भी संभावना यहाँ मौसम विभाग ने जताई। पूछा जी, देखिए जिस तरह अंकित आपने जिक्र किया कि कोरोना का विस्फोट हुआ है, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और इसी बीच हम अगर बात करें ओमिक्रॉन की तो पूरे देश भर में ओमिक्रॉन के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है, कितने आंकड़े वहां तक पहुंच चुके हैं ओमिक्रॉन के, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन कितने प्रतिशत तक अब तक मध्य प्रदेश में कर लिया गया है। देखिए, वैक्सीन की बात करें तो लगभग वैक्सीन 100% हो गया, लेकिन जो बूस्टर डोज है वो अभी मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। पुलिसकर्मी जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको ये डोज यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी कल के ही रोज एक डॉक्टर फैमिली सामने आई जिनको एक दिन पहले ही बूस्टर डोज लगाया गया, तीसरा डोज लगाया गया और पूरी की पूरी फैमिली जो है उनकी कोरोना से संक्रमित यहाँ पर मिली। तो कहीं ना कहीं चिंताएं तो है कि जी। एक तरफ बूस्टर डोज की बात है, सरकार कर रही है, बूस्टर डोज यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग यहाँ पर संक्रमित मिल रहे हैं। खासकर जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, चाहे जी। स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं या हम पुलिस कर्मियों की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर लगातार पॉजिटिव मिल जी, रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंकित। अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तराखंड से आपके पास?
अब देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो सबसे पहले आज जो उम्मीद जताई जा रही है कि जो भाजपा की दूसरी लिस्ट है, यानी कि 59 सीटों पर पहली लिस्ट जो जारी की गई थी, 11 प्रत्याशियों की लिस्ट आनी बाकी है। और जो उम्मीद बन रही है और जो खबरें आ रही हैं कि आज शाम तक 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है भाजपा जारी कर सकती है। अभी भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बैठक जो है, जो उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष समेत जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो भी इसमें शामिल रहे हैं और अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। साफ तौर पे देखें तो ये 11 सीट ऐसी हैं जिनको लेकर मंथन किया जा रहा है। इन 11 सीटों में अगर हम देखें तो डोईवाला सीट और कोटद्वार सीट, जहां से कि हरक सिंह राव जो कि कैबिनेट मंत्री रहे हैं भाजपा की सरकार में और अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। साफ तौर पे इन दो ऐसी सीटों को भाजपा हासिल करना चाहती है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि डोईवाला से विधायक थे और उत्तराखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तराखंड की सरकार में वो रहे हैं। और ऐसे में इन दो सीटों को वापस लाना एक चुनौती है भाजपा के लिए और उस पर लगातार मंथन भी किया जा रहा था कि आखिर कौन से ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं जिनको इसमें चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और संभवतः आज जो बैठक चल रही है उसके बाद शाम तक जो है ये उम्मीद जताई जा रही है कि 11 जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जारी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात कर लें, कांग्रेस की तरफ से दूसरी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं 7 प्रत्याशी, और उन देखने को यही मिला है कि अभी भी 7 प्रत्याशियों की लिस्ट आनी बाकी है। 10 प्रत्याशियों की दूसरी जो लिस्ट थी वो जारी की गई थी, उसमें हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी लिस्ट में ये कहीं ना कहीं बातें सामने आ चुकी हैं और ये कहीं ना कहीं हरीश रावत के नाम आने के बाद एक अंदरूनी जो बगावत है कांग्रेस के अंदर वो दिख रही है, क्योंकि रामनगर जो सीट है विधानसभा का, वहां से रंजीत रावत जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और एक समय में हरीश रावत के काफी करीबी माने जाते थे जब हरीश रावत की सरकार थी। मौजूदा समय में जिस तरीके से वो वहां से तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकाएक हरीश रावत का नाम सामने आया है और ऐसे में जिस तरीके से जो एक विरोध अंदर खाने साफ तौर पे कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर चल रही है, चर्चाएं भी उत्तराखंड के अंदर इस बात को लेकर चल रही है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज अगर हम देखें तो अभी भी कांग्रेस की तरफ से जो 7 विधानसभा सीटें हैं वहां अभी लिस्ट कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका कहीं ना कहीं मंथन के बाद आनी बाकी है, तो ये सबकी नजरें वहां बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कहीं ना कहीं जो ये दोनों कहीं ना कहीं पार्टियों की तरफ से ये सीटों का जो बंटवारा है, इन खेमों में विशेष तौर पे जो जिक्र चल रहा था कोटद्वार सीट को लेके चल रहा था, क्योंकि कोटद्वार का जो सीट है वहां से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा ये एक चुनौती है, क्योंकि हरक सिंह रावत भाजपा की तरफ से पिछली बार वहां चुनाव लड़े थे। मौजूदा समय में भाजपा कोई बड़ा चेहरा चाहिए ताकि वहां का कहीं ना कहीं विधानसभा सीट वो जीत सके। तो इसी बात को लेकर जो मंथन है भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। भाजपा अपनी जब प्रत्याशी घोषित कर देगी उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से उस सीट के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी भी जारी की गई थी प्रदेश के अंदर 24 और 25 तारीख को जो पहाड़ी क्षेत्र हैं खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं की बात करें तो नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इन ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश की आज भी जो संभावनाएं हैं वो बरकरार हैं। हालांकि देहरादून में मौसम साफ है, सुबह से जो धूप है वो खिली हुई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आज भी अभी मौसम खराब रहने की जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की गई हैं। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए 6 सीटें अभी भी बचा कर रखी गई है कांग्रेस की ओर से, तो कहीं ना कहीं आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इन 6 सीटों में से क्या कोई सीट हरक सिंह रावत को दी जाएगी, क्योंकि अपने आप में वो एक काफी ज्यादा लोकप्रिय नेता रहे हैं और उत्तराखंड में काफी ज्यादा उन्हें पसंद किया जाता है। देखिए, इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद जिस तरीके से हरक सिंह रावत की जो बहू हैं अनुकृति गुसाई, उनको जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो टिकट है वो देने का काम दिया गया है और साफ तौर पे इस बात का जिक्र भी चल रहा था कि लैंसी डाउन से उनको टिकट मिल सकता है और ऐसा होता नजर आया कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में। और अब जो सबकी निगाहें हैं हरक सिंह रावत पे टिकी हुई हैं कि आखिर हरक सिंह रावत को कांग्रेस किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाती है, या फिर हरक सिंह रावत जो कि पहले भी कहते नजर आ चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें सभी
तभी साफ होंगे जो बची कांग्रेस की जो सीटें हैं उन पे जो है प्रत्याशियों के चयन हो जाते हैं। और ऐसे में इस बात को लेकर जोर शोर से चर्चाएं भी हो रही हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें हरक सिंह रावत जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा ये भी काफी दिलचस्प होगा। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि कल तक जो है कांग्रेस अपने बचे हुए प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र सवाल जो है उत्तराखंड में कि आखिर कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि हरीश रावत को ही एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन इसी बीच अभी भी सवाल यही बना है कि क्या वाकई हरीश रावत के चेहरे पर ही पूरा चुनाव कांग्रेस खेलती नजर आएगी। और देखिए हरीश रावत लगातार हमने देखा किस तरीके से वो मांग भी करते रहे हैं, हाईकमान से भी मांग करते रहे कि उनके चेहरे को फेस किया जाए उत्तराखंड के अंदर, उनके चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए और उसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। खासतौर पे अगर देखें इस बात का जिक्र लगातार उनकी तरफ से किया गया, लेकिन एक अंदर खाने जो विरोध है हमने देखा है कि कहीं ना कहीं खेमे हैं जो कांग्रेस के अंदर, और समय समय पे ये खेमे कहीं ना कहीं विरोध के तहत सामने आते रहते। इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ता है। मौजूदा समय में अगर हम इस बात को देखें तो हरीश रावत ही ऐसे फेस हैं कि जिस तरीके से जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए जो पसंद हैं वो हरीश रावत ही हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से अगर हम देखें तो पुष्कर सिंह धामी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, इसके अलावा अनिल बलूनी समेत तमाम ऐसे नाम हैं भाजपा की तरफ से जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे चलते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से केवल हरीश रावत ही ऐसा नाम है जो हमेशा हमने देखा है कि चर्चाओं में रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से हरीश रावत की तरफ से मांग की गई, मौजूदा समय में जिस तरीके से रामनगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक अंदर खाने जो एक बात चल रही है कि रंजीत रावत की तैयारी चल रही थी और हरीश रावत को टिकट मिल गया है, तो इस बात का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से अगर हम देखें बाकी जो कहीं ना कहीं जो सीटें बची हुई हैं, खासतौर पे हरक सिंह रावत को लेके जो संभावनाएं बन रही हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो तस्वीरें अगर साफ होती हैं तब कहीं ना कहीं जो समीकरण है चुनावी वो कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र देखिए बचे हुए 6 जो सीटें हैं उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस किसको टिकट देगी और कहां से टिकट देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन जुड़े हुए हैं, वहीं झारखंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं झारखंड का, और सूरज आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ बड़ी खबरें आपके पास। करें तो आज जिस तरह से आपने देखा कि मुख्यमंत्री कल झारखंड वासियों को सौगात देने वाले जितने भी बीपीएल कार्ड धारक है उसे सब्सिडी पे सरकार, जिस तरह से सरकार के 2 साल पूरे हुए थे उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी की इसकी शुरुआत की जाएगी, यानी प्रत्येक महीने बीपीएल कार्ड धारी को 10 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाएगा। जाहिर तौर पर 25 रुपए के सब्सिडी के तौर पर यहाँ पे छूट दी जाएगी बीपीएल कार्ड धारी को। इसकी शुरुआत कल उप राजधानी दुमका में की जाएगी और मुख्यमंत्री इसी कार्यक्रम को लेकर आज शाम तक दुमका रवाना होंगे और कल वहां पे झंडा तोलन में, उप राजधानी दुमका में झंडा तोलन में वो शामिल होंगे, वहां पे उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस योजना की शुरुआत करेंगे। और वही दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो झारखंड के तकरीबन 71 मजदूर केरल के जेल में बंद है। कहा यह जा रहा है कि 25 दिसंबर को किसी कारणवश मजदूर आपस में भिड़ गए थे, जिससे बीच बचाव में जब केरल की पुलिस वहां पर पहुंची थी तो केरल की पुलिस से वो झड़प उन्होंने किया था और इसके बाद 3 पुलिस की जीप को आग लगा दी थी। इसके बाद 71 मजदूरों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल केरल की जो कंपनी है वो झारखंड सरकार से गुहार लगाई कि झारखंड के जो 71 मजदूर जो केरल के जेल में बंद है उसे किसी तरह से यहाँ पर रिहा की जाए। हालांकि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो श्रम विभाग के जो मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने सरकार से वार्तालाप करने की उन्होंने एक समय निर्धारित की है और कहीं ना कहीं बहुत जल्द
जिस तरह से गुहार लगाई है, तो कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द उस सभी मजदूरों को केरल से रिहा करके रांची लाया जाएगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो पूजा, कल गणतंत्र दिवस को लेकर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रमेश बैस जो झारखंड के राज्यपाल है वो झंडा तोलन करेंगे, और झंडा तोलन के उपरांत उन्होंने वो रांची के जो एसएसपी है सुरेंद्र कुमार झा समेत 23 पुलिस कर्मी को वो सम्मानित करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण खबर है झारखंड की। अगर हम चौथी खबर मौसम की अगर बात करें पूजा, तो मौसम पूरी तरह से पूरे झारखंड में साफ है। काफी दिनों के बाद, यानी कह सकते हैं कि एक हफ्ते के बाद जो कुहासा ने घेरा था पूरे झारखंड को, वो कुहासा क्लियर हो चुका है। लेकिन धूप तो हुई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये धूप में कनकनाहट है, ठंड है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आने वाले 27 तारीख तक जो झारखंड के जो मौसम है इसी तरह से बना रहेगा पूजा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सूरज। रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर की आपके पास हैं? जी पूजा, अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें और सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर की बात करें वो गणतंत्र दिवस के हवाले से है। 26 जनवरी जो कल होने वाला है, इस हवाले से जो है पूरे वादी कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा गया है। जगह जगह पे नाका और तलाशी कार्रवाई जारी है। तो आईजी की तरफ से दूसरी तरफ से बयान भी आ गया है कि जो गणतंत्र दिवस को ऐसा तरीके से निपटने के लिए हम तैयार है, और किसी भी जो इनकामी गड़बड़ के लिए उसके लिए फोर्स तैयार है। हमने देखा है कि पूरे जो रोड्स पे है, नाके पे लगे हैं, चाहे हम सिटी की बात करें, चाहे साउथ कश्मीर की बात करें, सेंटर की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें, तो जगह जगह पे जो है चेक पॉइंट्स किए गए हैं, गाड़ियों की तलाशी कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी भी जो है गड़बड़ को रोका जा सके। तो ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर है कश्मीर से। और दूसरी खबर की हम अगर बात करें तो ओमिक्रॉन या कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो लगातार जो है ग्राफ थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में जो बढ़ता जा रहा था, इस हवाले से जो है एसओपीज को फॉलो करने के लिए जिले प्रशासन या हम सेंटर जो जहां पे भी जो चलिए, तो संपर्क लगता है टूट चुका है अजहर से। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं आपके पास? देखिए पूजा, आज की सबसे बड़ी खबर अगर आ रही है तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह काफी कद्दावर नेता कांग्रेस के हैं और स्टार प्रचारक हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और वो पडरौना में स्वयं प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश राजनीति के लिए। इसके बाद अगर बात करें तो आज जो है बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है कर दी जाएगी और जो भी प्रत्याशी उनके नामों पर मोहर लग जाएगी। तीसरी खबर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से पाकिस्तान को सिर्फ पॉलिटिकल एनिमी बताया था, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उस पर जो है पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी आड़े हाथों लेते हुए इस पर जो है समाजवादी पार्टी को घेरा है। और कल जो है संबित पात्रा ने इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और आज अगर बात करें तो आज ब्रिजेश पाठक ने भी ताज़ा बयान जारी किया है कि अखिलेश यादव को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर हम बात करें कोरोना और ओमिक्रॉन की, तो कोरोना ओमिक्रॉन के मामले में फिलहाल थोड़ी सी जो है घटौती नजर आई है। अगर हम देखें तो पिछले 7 दिन की अपेक्षा आज कल शाम तक जो है 1754 केस लखनऊ में मिले हैं, जो कि काफ़ी मतलब अच्छे आंकड़े दर्शाते हैं, क्योंकि इसके पहले 2500, 3000, 3500 ये केसेस मिलते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार ने जो है अवेयरनेस स्कीम को जो निगरानी समिति है उसके लिए स्पेशल जोनल और नोडल ऑफिसर तय किया है, और वो गली गली घर घर जाके अब आज से जो ऐसे लोग हैं कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं या फिर कोरोना संक्रमण से निपटे हैं, उनकी जो ट्रेसिंग है और उनके कांटेक्ट में कितने लोग रहे हैं, इनको भी अब तलाश करेगी टीम। और कोरोना पर जल्दी प्रभावी कदम जो है उठाते हुए सरकार ने इसको बहुत जल्दी काबू में करने की बात कही है। जी पूजा। देखिए प्रदीप, चायल से विधानसभा सीट पर संजय गुप्ता प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से। क्या लगता है संजय गुप्ता को प्रत्याशी बनाने से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी बीजेपी? बिल्कुल पूजा, अगर बात करें तो निश्चित रूप से संजय गुप्ता जो है वो वैश्य समाज से एक बड़े चेहरे के रूप में माने जाते हैं। काफ़ी लंबे समय से ये कयास भी लगाए जा रहे थे संजय गुप्ता को लेकर। हालांकि उनकी जो प्रसिद्धि है अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छी है, युवाओं में काफ़ी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा एक और खबर पे मैं बताना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। आज जो है बहुत ही जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है दूसरे चरण के लिए, और वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगी। 3 बजे से 5 बजे तक स्क्रूटनिक होगा। तो ये नामांकन जो है वोट से जुड़ा हुआ मामला है। और इसके बाद अगर बात करें
करें तो संजय गुप्ता जो है काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट जो जिसे कल ठाकुर द्वारा में भारतीय जनता पार्टी ने अजय प्रताप सिंह को उतारा, काफी चर्चित चेहरा है और काफी लंबे समय से उनके लिए जो है उस क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि अजय प्रताप सिंह को लाया जाए। अजय प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर दाव लगाया और वही अगर बात करें तो आज जिस तरह से अभी आपने बताया संजय गुप्ता के विषय में, संजय गुप्ता भी वैश्य समाज में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, पिछड़ी समाज से आते हैं और तमाम जो है लोगों के बीच में उनकी अपनी अच्छी रसूख है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल जीतने के क्रम में है और चुनाव को जिस तरह से लेके चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी, एक एक सीट पर मंथन हो रहा है, एक एक सीट पर विचार विमर्श करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी जो है सीट को जाहिर कर रही है, सीटों की घोषणा कर रही है। पूजा बिल्कुल प्रदीप, देखिए कैराना विधानसभा सीट जो है वो भी बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। लगातार चाहे हम बात करें जेपी नड्डा की, वो भी पहुंचे थे वहां पर दौरे के लिए और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि कैराना को इस बार बीजेपी का गढ़ बनाया जा सके, बीजेपी जो है वहां पर सत्ता हासिल कर सके। तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहने वाला है इस बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कैराना में। देखिए पूजा, अगर हम कैराना की बात करें, बिल्कुल अगर हम कैराना की बात करें, कैराना में 60% की जो आबादी है वो माइनॉरिटी की है और 40% में सभी जातियां हैं। वहां पर पिछली बार भी मृगांका सिंह को टिकट दिया गया था, इस बार भी मृगांका सिंह को टिकट दिया गया है, लेकिन दोनों पिछले बार की अपेक्षा इस बार में फर्क ये है कि जो वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो फिलहाल अभी जेल में है और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वहाँ के स्थानीय लोगों पे पड़ा है। कहीं ना कहीं से जो मृगांका सिंह हैं उनके पक्ष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन किए हैं और अमित शाह कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण तो है ही कैराना का सीट, साथ ही इस बार का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं टक्कर बिल्कुल बराबर की है। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।